हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों मैं आपकी बायो कंटेंट को समझने में हेल्प कर रही हूँ। साइंस का जो आपका जीव विज्ञान वाला भाग है उसको समझने में आपकी सहायता कर रही हूँ। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों क्लास 9th के लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका। कोशिका में आप सभी को कोशिका क्या होती है उसके बारे में नॉलेज हो चुकी है। आपको मैं बता चुकी हूँ कोशिका की संरचना के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसके बारे में आप जान चुके हैं। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पे दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, वो भी आप सभी को पता चल चुका है। कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था कि कोशिका में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका की जो मुख्य संरचना होती है उसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं और उसके कोशिका के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, तो आई होप जितना आप पढ़ चुके हैं उतना आपको समझ में आ गया होगा और वो सब आपने नोट कर लिया होगा। आज हम ऑस्मोसिस किस तरह से एक विशेष प्रक्रिया है, डिफ्यूजन का ही एक विशेष रूप है, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तब हम सेल वॉल और कोशिकांगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों आज की क्लास में आप सभी को विसरण के बारे में जानना है। विसरण जिसके बारे में कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन एक स्पेशल टाइप का, डिफ्यूजन के जैसे ही ऑस्मोसिस भी क्या है, परासरण भी एक विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं कि मूवमेंट है जिसमें जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। तो diffusion refers to the movement of the particles of substances from a region where their concentration is higher to a region where their concentration is lower। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ज्यादा गाढ़ेपन से कम गाढ़ेपन की तरफ जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का तो वो प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, क्योंकि एक गिवन स्पेस में यूनिफॉर्मली जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड होते हैं। तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में, इन तीनों मीडियम में डिफ्यूजन यानी कि विसरण की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन परासरण की प्रक्रिया तीनों मीडियम में नहीं हो सकती। स्पेशल क्यों है ये हम देखेंगे। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि परासरण विसरण का ही एक विशेष केस है, एक विशेष रूप है। वेयर इन द मीडियम इज वाटर, जहां पर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है उसमें माध्यम जो है वो पानी बनता है। दिस फेनोमेनन अकर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये प्रक्रिया, ये घटनाक्रम जो होती है वो वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू होती है। In diffusion, the moving particles can be those of the solute of the solvent. These particles can move in both directions. ये particles दोनों directions में move कर सकते हैं। किसमें? diffusion में दोनों द्विदिशीय movement होता है और osmosis में क्या होता है, only the unidirectional flow of water takes place. Therefore, osmosis is a special kind of diffusion. अब अगर आपको ये कहा जाए विसरण, विसरण में क्या है, द्विदिशीय मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और परासरण में कैसा है, एक दिशीय मूवमेंट होता है। परासरण में एक दिशीय मूवमेंट, एक दिशीय मूवमेंट होता है। तो एक और एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर देयर आर टू बाउल्स, अगर दो बाउल्स हैं, वन कंटेनिंग हॉट राइस पुडिंग, जिसमें एक में हॉट राइस पुडिंग रखा हुआ है, एंड द अदर कंटेनिंग ड्राई रेजिन, और दूसरे बोल में सूखी किशमिश रखी हुई है।
What will you observe if you put dry raisins in the rice pudding? अब ये एक्टिविटी भी आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे कि जब आप 2 बोल लेंगे, 2 बोल में एक में आप राइस पुडिंग लेते हैं या आप खीर ले सकते हैं, दूसरी कटोरी में आप सूखी किशमिश ले सकते हैं। तो जब when transferred to the rice pudding, the dry raisins will swell up. अब मान लीजिए खीर है, तो खीर में आप जब सूखी किशमिश डालते हैं तो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद जो सूखी किशमिश है वो फूल जाती है या स्वेल अप हो जाती है। क्या कारण है उसके पीछे? बच्चों, ये हो जाता है, आसान है कहना, लेकिन साइंस को पढ़ने का मतलब ये है कि ये क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है, ये आपको जानना है। तो द रीजन फॉर दिस is the difference between the concentration of water in the pudding and in the raisins. यानी कि ये क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि पुडिंग के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो और किशमिश के अंदर जो वाटर का कंटेंट है उन दोनों की सांद्रता में अंतर है। तो आप सभी को पता है कि किशमिश के अंदर पानी थोड़ा कम होगा, खीर के अंदर पानी थोड़ा या पुडिंग के अंदर पानी थोड़ा ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा पानी होता है वो कम जिधर पानी होता है उधर की तरफ मूवमेंट कर लेता है, यानी कि किशमिश के अंदर पानी चला जाएगा और किशमिश जो है वो कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्मर इज हायर देन इट इज इन द लैटर। टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी परासरण के मान को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, वाटर विल एंटर द रेजिन्स फ्रॉम द पुडिंग। पुडिंग से पानी रेजिन्स के अंदर चला जाता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसिक्वेंटली द ड्राई रेजिन्स विल स्वेल, और इसी कारण से जो सूखी किशमिश है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो आई थिंक आपको विसरण और परासरण ये दोनों प्रक्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। विसरण भी आप पढ़ चुके हैं, ये आपका क्लियर हो गया है, और आप परासरण भी पढ़ चुके हैं। 2-3 एक्टिविटीज भी मैंने आपको बताई जो आप अपने घर पे इजीली कर सकते हैं, और ये भी आपका 100% क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है तो वो आप लोग बता लेंगे। ये एक्टिविटीज अगर आप घर पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे बच्चों, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, इन एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिका में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि जंतु कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे बाह्य आवरण होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, इस चैप्टर में जब हम बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव की बात कर रहे थे तब अमीबा और एक प्लांट सेल का मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। उसमें एक बैक्टीरियल सेल का और एक प्लांट सेल का डायग्राम आपको दिखाया था। तब मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो करके उसके बाहर भी एक वॉल होती है जिसे द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में ये मौजूद होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। Why the cell wall is present only in plant cells? अब क्वेश्चन ये है कि क्यों सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में ही मौजूद होती है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। रटना बहुत आसान है कि कोशिका भित्ति प्लांट सेल्स में होती है और एनिमल सेल्स में नहीं होती है, लेकिन ये जानना कि कोशिका भित्ति प्लांट सेल में क्यों होती है, एनिमल सेल में क्यों नहीं होती है, उसके बारे में कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द सेल वॉल इज। सबसे पहले आप ये जानो कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति क्या होती है, और उसके बाद ही आप ये कोशिश कर सकते हैं जानने की व्हाई इट इज फाउंड सोलली इन प्लांट सेल्स।
और जब आप ये जान पाएंगे कि सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, तभी आप ये जान पाएंगे कि ये प्लांट सेल में क्यों होती है। ठीक है, तो हम सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। द सेल वॉल इज द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। यानी कि कोशिका भित्ति दृढ़ रक्षात्मक बाह्य आवरण है। किसका किसका? प्लांट्स का, यानी कि पौधों का, कवकों का और बैक्टीरिया का। ये लाइन आप लिखेंगे, सेल वॉल हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, और सेल वॉल हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कोशिका भित्ति। इंग्लिश में जो लिखना चाहे वो स्क्रीन से कॉपी कर सकता है। हिंदी में लिखेंगे कोशिका भित्ति पौधों, कवक व बैक्टीरिया की दृढ़ बाह्य आवरण है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक व बैक्टीरिया की दृढ़ और सबसे बाह्य आवरण है। द सेल वॉल इज द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। दृढ़ बाह्य आवरण है, दृढ़ और रक्षात्मक। यहाँ पे आप रक्षात्मक भी लिखेंगे। प्रोटेक्टिव का मतलब रक्षात्मक आवरण है। अब संरचना उसकी कैसी होती है? संरचना होती है, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। वो एक दृढ़ संरचना होती है। दैट गिव्स सपोर्ट टू अ प्लांट सेल। वो एक दृढ़ संरचना होती है जो प्लांट सेल को सपोर्ट करती है। जीजीआईसी बुग्गा वाला में कोई बच्ची अपना माइक ले ले तो बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका क्या नाम है? शालू। शालू, आपको पता है आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा साइंस में? यस मैम। कौन सा? द फंडामेंटल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी गुड। बुग्गा वाला शालू, आप बताओ बेटा कि आपको जो मैम पढ़ा रही हैं वो चीजें समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को? शालू Yes, उठ जाओ, उठ जाओ। ma'am. सारी बातें। कोशिका क्या होती Yes, है, ma'am. क्लियर है आप? कोशिका क्या होती है? अपने सभी क्लास के बच्चों से पूछो, क्या उनको समझ में आ गया है कि कोशिका क्या होती है? यस मैम। सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़े कर दो सब लोग। बुग्गा वाला, वेरी गुड। अब बताओ, कोशिकाओं की संरचना के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? शालू, आप अपने बगल की बच्ची को भी माइक दे सकते हो। आप अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून बेटा, क्या नाम है आपका? शगुन। संरचना के आधार पे मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। उन दोनों के नाम बता सकते हो आप? मैम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हाँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल वो तो होती है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, उनका नाम बताना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोशिका की संरचना के आधार पे दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? किसी बच्चे को पता है? शालू, आपको पता है? मैम नहीं पता। सभी बच्चे बैठ जाएं और शालू के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि शालू और शगुन इन दोनों ने अच्छी तरीके से बताया। सभी बच्चे ताली बजाएंगे शालू और शगुन के लिए। हम बात कर रहे हैं, शालू और शगुन को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। स्ट्रक्चर के आधार पे कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे प्रकार की कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है वो मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं?
सेल वॉल कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है वो आपकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में पाई जाती है। शालू ने जो बताया था, नहीं शगुन ने बताया था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, उसका भी आंसर सही था। ठीक है, तो कोशिका भित्ति दो तरीके की कोशिका भित्ति आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है यानी कि पादप कोशिका में, पर जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। द सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड यानी कि कड़ी कड़ी, दृढ़ होती है। प्रोटेक्टिव यानी रक्षात्मक आवरण होती है और अंदर जो सेल मौजूद है उसकी रक्षा करने का काम करती है। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि दृढ़ संरचना होती है एंड दैट गिव्स सपोर्ट टू अ प्लांट सेल, जो किसी भी पादप कोशिका को सपोर्ट देने का काम करती है। इट अलाउज अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। ये जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी किसी भी प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करती है एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये प्लांट को अपराइट खड़ा होने में और किसी भी हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इसको पॉइंट्स को नोट करेंगे सभी बच्चे, इन पॉइंट्स को सभी बच्चे कोशिका भित्ति की हेडिंग डाल के नोट करेंगे। 3 पॉइंट्स नोट कर लेंगे आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पहला पॉइंट लिखेंगे कोशिका भित्ति पौधों, कवक व बैक्टीरिया की दृढ़ रक्षात्मक बाह्य आवरण है। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट टू अ प्लांट सेल यानी कि एक दृढ़ संरचना है जो पादप कोशिका को सपोर्ट देने का काम करती है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे इट अलाउज अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट यानी कि ये एक पौधे को सीधा खड़ा होने में और कोशिका की संरचना को मेंटेन करने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे इट कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज यानी कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेलुलोज की किसकी बनी होती है? पौधों की। पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। तो इन तीनों की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है वो आप नोट करेंगे। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये लाइन लिखेंगे। नीचे लिखेंगे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है और तीसरी लाइन लिखेंगे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। The cell wall connects the internal environment of a cell to the external environment यानी कि कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर के वातावरण को बाहर के वातावरण से जोड़ने का काम करती है। कोशिका भित्ति बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम करती है। अब ये पॉइंट्स आपने लिख लिए तो अब हम क्वेश्चन सोचेंगे। व्हाई इज द सेल वॉल नॉट नेसेसरी इन एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिका में एक क्वेश्चन देख लेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों आवश्यक नहीं है?
कोशिका भित्ति। हम बात पढ़ रहे हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों आवश्यक नहीं है? इस सवाल का आंसर घर से बच्चे समझ के सोच के आएंगे और कल हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सेल वॉल के बारे में जाना और कोशिका संरचना के आधार पे 2 प्रकार की होती है। कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चन भी पूछे, जिसमें से कुछ बच्चों ने अच्छे से आंसर भी किया। अगर आप लोग कहीं कुछ समझ नहीं पाते हैं तो हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से अवश्य अपना क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को और पढ़ाई में भी आपको आसानी होगी। आज की क्लास में इतना ही। आज पूछे गए क्वेश्चन का जवाब के बारे में हम कल फिर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।